ये कहानी है एक ऐसे लड़ाई की जिसे लगभग नामुमकिन हालातों में जीता गया और जिसने इतिहास के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक की नींव रखी। तो सवाल ये है कि क्या एक छोटी सी सेना अपने से कई गुना बड़ी फौज को हराकर एक पूरा साम्राज्य बना सकती है? चलिए आपको ले चलते हैं 21 अप्रैल 1526 के दिन दिल्ली के पास पानीपत के मैदान में। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। एक तरफ था बाबर, जिसके पास मुश्किल से 15,000 सैनिक थे, और दूसरी तरफ इब्राहिम लोधी, जिसकी फौज में लगभग 40,000 सिपाही और 1,000 जंगी हाथी थे। ये हाथी उस जमाने के टैंक हुआ करते थे। बाबर के पास तोपें जरूर थीं, जो एक नई चीज थी, पर क्या वो इतनी विशाल सेना के सामने टिक पाती? तो आखिर कौन था ये शख्स जिसने इतनी बड़ी सल्तनत को चुनौती देने की हिम्मत की? मिलिए ज़हीरुद्दीन मोहम्मद से, जिसे दुनिया बाबर के नाम से जानती है। बाबर की रगों में दुनिया के दो सबसे बड़े विजेताओं का खून दौड़ रहा था, एक तरफ तैमूर और दूसरी तरफ चंगेज खान। लेकिन उसकी अपनी किस्मत में जीत नहीं बल्कि हार लिखी थी। ये कहानी एक ऐसे शहजादे की है जिसे विरासत में सब कुछ मिला और फिर सब कुछ खोना पड़ा, बार बार। जरा सोचिए, सिर्फ 12 साल की उम्र में बादशाह बनना और फिर कुछ ही सालों में अपना राजपाट, अपना घर, सब कुछ गंवा देना। बाबर की शुरुआती जिंदगी लगातार नाकामी की एक लंबी दास्तान थी, पर हर हार ने उसे और मजबूत बनाया। सालों तक भटकने के बाद उसने काबुल में एक छोटा सा ठिकाना बनाया और फिर अपनी नजरें एक बहुत बड़े इनाम पर टिका दी, हिंदुस्तान। लेकिन सवाल ये है कि बाबर ने हिंदुस्तान को ही क्यों चुना? क्योंकि उस समय की जो दिल्ली सल्तनत थी वो अंदर से पूरी तरह खोखली हो चुकी थी और बस एक धक्के का इंतजार कर रही थी। दिल्ली सल्तनत अब बस नाम की सल्तनत रह गई थी। सुल्तान इब्राहिम लोधी पर उसके अपने ही अमीर और गवर्नर भरोसा नहीं करते थे। पूरा साम्राज्य अंदरूनी लड़ाइयों की वजह से बिखर रहा था। मतलब सल्तनत बाहर से जितनी बड़ी दिख रही थी, अंदर से उतनी ही कमजोर हो चुकी थी। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बाबर को हिंदुस्तान पर हमला करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसे तो बाकायदा न्योता भेजा गया था। सुल्तान के अपने ही लोग, जिसमें पंजाब का गवर्नर और उसका सगा चाचा शामिल था, उसे गद्दी से हटाने के लिए बाबर से मदद मांग रहे थे। तो चलिए वापस चलते हैं पानीपत के मैदान में। एक छोटी सेना एक विशाल फौज का सामना कैसे करती है? बाबर के तरकश में दो ऐसे तीर थे जो जंग का नक्शा हमेशा के लिए बदलने वाले थे। पहली तरकीब थी अरबा। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई चलता फिरता किला हो। बाबर ने 700 बैलगाड़ियों को चमड़े की रस्सियों से आपस में बांधकर एक मजबूत दीवार बना दी। इस दीवार को तोड़ना लगभग नामुमकिन था और इसके पीछे उसकी तोपें और बंदूकची दुश्मन पर आराम से गोलियां बरसा सकते थे। और दूसरी तरकीब वो थी तुलुगमा। ये एक बहुत ही खतरनाक जाल था। इस तरकीब में बाबर की घुड़सवार सेना के तेज दस्ते दुश्मन को दोनों तरफ से और पीछे से एक साथ घेर लेते थे, जिससे दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिलता था। और मैदान में हुआ भी यही। लोधी की विशाल सेना ने पूरे जोर से हमला किया, लेकिन वो अरबा की दीवार से टकराकर रुक गई। बस फिर क्या था? गाड़ियों के पीछे से बाबर की तोपों ने आग उगलनी शुरू कर दी। तोपों के धमाकों ने लोधी के हाथियों को बुरी तरह डरा दिया और वो घबराकर अपनी ही सेना को कुचलने लगे। और इसे भगदड़ के बीच बाबर के घुड़सवारों ने तुलुगमा को अंजाम दिया और दुश्मन को चारों तरफ से घेर कर खत्म कर दिया। दोपहर होते होते सब कुछ खत्म हो चुका था। सुल्तान इब्राहिम लोधी और उसके 20,000 सैनिक मैदान में मारे जा चुके थे। ये सिर्फ एक फौज की हार नहीं थी, ये एक पूरे के पूरे साम्राज्य का अंत था। पानीपत की जीत सिर्फ एक लड़ाई का अंत नहीं थी, ये तो एक नए दौर की, एक नए वंश की शुरुआत थी। साल 1526, दिल्ली सल्तनत का खात्मा और मुगल साम्राज्य का आगाज। जीत के बाद बाबर ने कहा था, काबुल की गरीबी अब हमारे लिए बीती बात हो गई है। सालों के संघर्ष और बिना राज्य के भटकने के बाद उस शहजादे को आखिरकार अपना घर और अपना साम्राज्य मिल गया था। पानीपत की उस एक लड़ाई ने हिंदुस्तान का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। मुगलों ने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी हमारी वास्तुकला में, हमारी कला में, हमारी तहजीब और यहाँ तक कि हमारे खाने में भी जिंदा है। और ये सब उसी एक दिन, उसी एक लड़ाई से शुरू हुआ था। तो ये सोचने वाली बात है ना,
कि अगर उस दिन लोधी के हाथी तोपों की आवाज से नहीं डरते तो आज हमारी दुनिया कितनी अलग होती। इतिहास अक्सर ऐसे ही छोटे छोटे अप्रत्याशित लम्हों पर टिका होता है।